हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज अपन देखने वाले हैं टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज अपन देखने वाले हैं दो टॉपिक, बट बहुत ही छोटे से एक पेज में ये दोनों टॉपिक आ जाते हैं और बड़े ही इजी, एकदम सिंपल टॉपिक है। तो फटाफट से अपन इसको देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 55। अब क्या बात करता है ये, तो पढ़ते हैं इसका टेक्स्ट। तो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू डू अ सर्टेन थिंग एट और बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम्स एंड फेल टू डू any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it has not been performed becomes voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that the time should be the essence of the कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, यहाँ पे दो पार्टीज थे, फॉर एग्जांपल ए और बी, उन दोनों ने किसी भी चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कुछ भी चीज का अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें क्या कर दिया, टाइम को फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लो 10 सितंबर या उससे पहले ये जो भी चीजें हैं वो हो जानी चाहिए थी, और हम बोल रहे हैं कि भैया 10 सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, टाइम क्या है, एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर 10 सितंबर तक काम नहीं हुआ तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और मुझे जो भी नुकसान होगा उसका कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब मान लो वो जो है सामने वाली पार्टी 10 तारीख को काम नहीं कर पाती है या 10 तारीख के पहले काम नहीं कर पाती है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है अब बन जाता है वॉइडेबल। और वॉइडेबल मतलब क्या होता है, ऑलरेडी अपन वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स वाले चैप्टर में अपन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो मेक श्योर आप उस वाले लेक्चर को देख लेना। बट फिर भी एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। वॉइडेबल मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था बट आगे जाके कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं जिसके कारण उस केस में एक जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी के ऊपर केस कर सकती है। जैसे दो पार्टी ए और बी, तो यहाँ पे क्या है, बी ने बोला था कि भाई 10 तक काम कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी, तो बी ही सिर्फ है वो ए के ऊपर केस कर सकता है, ए जो है बी के ऊपर केस नहीं कर सकता। तो वॉइडेबल यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी दूसरे के ऊपर केस कर सकती है, दूसरी वाली पहले वाले के ऊपर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर टाइम जो है एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, और अगर उस तक काम नहीं होता है, पूरा काम नहीं होता है या कुछ भी काम नहीं होता है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल सामने वाली पार्टी के लिए, दैट इज प्रोमिसी के लिए, और वो चाहे तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। आगे इसका सब टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। अब मान लो टाइम एसेंशियल नहीं है और टाइम पे काम हो भी नहीं पाता है, तो उस केस में क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल। अगर टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट और टाइम में काम नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल। सामने वाली पार्टी चाहे तो केस कर सकती है, बट अगर टाइम एसेंशियल नहीं है, टाइम अगर एसेंस नहीं है और काम भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में वॉइडेबल नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपना चलते रहता है। क्या बोल रहा है, इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी दैट टाइम शुड बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल बाय द फेलियर टू डू सच थिंग एट और बिफोर द specified time, but the promisee is entitled to compensation for the promiser of any loss occasioned to him by such failure। but जो प्रोमिसी है वो चाहे तो कंपनसेशन भाई क्लेम कर सकता है, जो भी उसको डिले के कारण में लॉस हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा कैंसिल कर दो ऐसा नहीं होगा अगर टाइम एसेंशियल नहीं है, बट अगर टाइम एसेंशियल है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, रेप्यूडिएट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सामने वाले से तो वो कंपनसेशन ले गई। बट इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, 10 तक टाइम था, नहीं हुआ, 15 तक हो जाएगा, बट हाँ जो उसको 5 दिन का जो डिले हो उसको अगर कुछ लॉस हो रहा है तो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन दैट एग्रीड अपॉन। अब मान लो भैया हमने एक टाइम डिसाइड किया था 10 सितंबर, अब उसके बाद काम हो रहा है, बट हम क्या कर ले रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, if in the case of a contract voidable on account of promiser's failure to perform his promise at the time agreed, the promise accepts, the promisee, यहाँ पे भी चेंज करना है, the promisee accepts performance of such promise at the time other than that agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed unless at the time of such acceptance he gives the notice to the promiser of his intention to do so। क्या बोल रहा है, एक डेट फिक्स हुई थी, उस तक काम नहीं हुआ, उसके थोड़े दिन बाद वो काम हो गया और प्रोमिसी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर प्रोमिसी ने उस काम को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब वो जाके किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं मांग सकता, और अगर उसको कंपनसेशन लेना है तो भैया उसको पहले ही प्रोमिसर को बताना पड़ेगा कि भैया ठीक है मैं एक्सेप्ट तो कर ले रहा हूं बट मैं कंपनसेशन तुमसे लूंगा जो भी मुझे लॉस हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो उसको प्रोमिसर कोई भी कंपनसेशन नहीं देगा और कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्लोज हो जाएगा। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। तो इसी के साथ टाइम इज एसेंस वाला अपना तो टॉपिक खत्म हो जाता है। आते हैं अपन एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स पे। काफी ही इंटरेस्टिंग छोटा सा मजेदार ये टॉपिक है। क्या है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट? तो एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, सेक्शन नंबर
59। देखते हैं सेक्शन नंबर 59 में क्या बोल रहा है। तो वेयर अ डेटर, अब डेटर मतलब क्या होता है, जो अकाउंट्स में अपन ने पढ़ा है समझा है वही है। डेटर मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में करके देना अच्छे से, थोड़ा सा डेफिनेशन आप लिख के देना। हिंदी में बन रहा है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में आ रहा है इंग्लिश में लिख दो, बढ़िया से खुद से ट्राई करना। ऐसा नहीं कि भैया नेट से उठाए कॉपी पेस्ट कर दे, खुद से आपको जो समझ में आता है डेटर के बारे में लिख लेना क्वेश्चन ऑफ द डे और उसमें आप डाल देना इसको, ठीक है, कि भैया ये वाला हमारा आंसर है। डेटर का मतलब ये होता है। तो व्हेन अ डेटर owning several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation or other circumstances implying that the payment is to be applied to a discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। क्या बोल रहा है यहाँ पे, दो पार्टीज हैं जिसमें से एक क्या है, डेटर है, ठीक है। अब इस पर्सन ने इससे क्या लिया है, उधार लिया है। अब उधार भी क्या है, अलग अलग लिया है। मान लो पहले इसने भाई 10,000 का उधार लिया, फिर मान लो 50,000 का और उधार लिया, मतलब ये सबसे पहले लिया, फिर 3 महीने बाद ये भी ले लिया, फिर उसके बाद मान लो 1 लाख रुपए का और उधार ले लिया 6 महीने बाद। क्लियर है। तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से अलग अलग डेट लिए है, अलग अलग डेट लिया। अलग अलग डेट यहाँ पे क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि भाई सबके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग हो जाएगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो इस केस में बोल रहा है अगर ये जैसे ये जो पर्सन है, ये मान लो ये वाले पर्सन को 5,000 रुपए की जो है वो पेमेंट करता है। इस पर्सन ने कितने दिए इसको, 5,000 रुपए। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो पर्सन है वो क्या माने कि जो ये वाले पर्सन ने इसको 5,000 रुपए दिया है वो 10,000 वाले में से माइनस करे, कि 50 में से माइनस करे, कि 1 लाख में से माइनस करे। तो सिंपल यहाँ पे बोल रहा है अगर इस वाले पर्सन ने स्पेसिफाई किया है कि भाई जो मैंने तेरे से सबसे पहले 10,000 का लोन लिया था ना, उसमें से 5,000 को काट देना, तो इस पर्सन को इसी 10,000 में से वो 5,000 काटना पड़ेगा। अगर ये बोले कि भैया ये 5,000 तू एक काम करिए 1 लाख रुपए वाले लोन में से काट दे, तो इसको 1 लाख रुपए वाले लोन में से काटना पड़ेगा। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी डेट डिस्चार्ज हो रहा है और जो डेटर है वो प्रॉपर इंटीमेट कर रहा है कि भैया इसी वाले डेट के लिए मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं, तो जो रिसीवर है उसको क्या करना है, उसी डेट के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ करना है। एग्जाम्पल, A owes B amount among other debts 1,000 rupees upon a promissory note which falls due on the 1st June. He owes B no other debt of that amount. On the 1st June, A pays rupees 1,000 to B. The payment is to be applied to the discharge of the promissory note. क्या बोल रहे हैं, A और B है, उधार लेके रखे हैं भाई बहुत सारा, और 1 तारीख पे एक promissory note है 1,000 रुपए का, वो यहाँ पे ड्यू हो जाता है। और A क्या है, 1 तारीख को ही पेमेंट कर रहा है 1,000 रुपए। तो बट ऑब्वियस हमको समझ में आ रहा है जो promissory note 1 तारीख को 1 जून को ड्यू था, उसी के लिए जो A है वो B को पेमेंट कर रहा है। Second example, A owes to B among other debts a sum of 567. B writes to A and demands the payment of this sum. A sends to B 567 rupees. This payment is to be applied to discharge of the debt of which B had demanded payment. अब सेम वही चीज, ए ने बी से उधार ले रखा है बहुत सारा, मान लो 3-4 अलग अलग उसने ट्रांजेक्शन किया है। अब बी ने उससे डिमांड किया एग्जैक्ट 567 रुपीज का जो उसने उधार लिया था पहले, और ए ने भी क्या है 567 रुपीज उसको एज अ डेट जो भी था उसने वापस उसको रीपेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बी जो है ये 567 वाला जो है इतना इसने डिमांड किया था, इतना इसको पैसा मिल गया। अब ये वाला जो खाता है ये वो क्लोज कर देगा, और ये जो 567 है ये इसी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए ही यूज होगा। सिंपल। सेक्शन 59। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 60 जो कि बात करता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। पहला क्या था भैया कि डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, मतलब डेटर जो है वो बता रहे हैं कि भैया मैं इस वाले डेट के अगेंस्ट में तुझे पैसा दे रहा हूं। और अब दूसरा बोल रहा है यहाँ पे कि डेटर बता ही नहीं रहा है, डेटर ने सिंपल इसको पैसा दे दिया। और अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा, कौन से वाले डेट की तरफ में जो है पैसा उसको सेट ऑफ करेंगे। क्या वो फर्स्ट वाले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस में होगा, लेटेस्ट वाले डेट के बेसिस में होगा, या प्रोपोर्शनेट होगा, कैसे होगा। लॉ क्या कहता है, सेक्शन नंबर 60 पढ़ते हैं। So where a debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, whether its recovery is or is not barred by law in force for the time being as to the limitation of suits। क्या बोल रहा है, अब जो डेटर है, डेटर बताना ही भूल गया कि मैं कौन से डेट के अगेंस्ट तुझे पैसा दे रहा हूं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया ये सामने वाला जो रिसीविंग पार्टी है, जो क्रेडिटर है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा डिसीजन आ जाता है कि ये किसके अगेंस्ट में इसको सेट ऑफ करवाता है। क्लियर बात है एकदम। कोई भी ऐसा जो लॉफुल डेट है उसके अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ करवाना है, वो किसी के अगेंस्ट भी करवा सकता है। अगर डेटर स्पेसिफाई होकर कोई अमाउंट नहीं बोलता है, हमको पता नहीं चल रहा है कि इसने किसके अगेंस्ट में दिया है। क्लियर बात एकदम। हाँ जी सर। आते हैं लास्ट सेक्शन पे और इसी के साथ हमारा चैप्टर और लेक्चर दोनों खत्म होने वाले हैं। सेक्शन नंबर 61 जो की बात करता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी एप्रोप्रिएट्स, जहां पे दोनों ही पार्टी को नहीं पता है। तो क्या होगा यहाँ पे, वेयर नाइदर पार्टी मेक्स एनी एप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ना पहले पार्टी ने कुछ इंडिकेट किया, ना डेटर ने कुछ बोला, ना क्रेडिटर ने कुछ बोला, किसी को पता ही नहीं है क्या करना है। तो बोल रहा है डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी जो पहले आया उसको पहले कर दो, जो बाद में लिया उसको बाद में कर दो। जैसे अगर 3 डेट लिए हैं
एक डेट लिया गया है अगस्त में, एक डेट अपन ने लिया है सितंबर में, एक डेट अपन ने लिया है नवंबर में। अब जो डेटर है उसने एक पेमेंट की है, अब किस में लगाए भैया, अगस्त में लगाया, सितंबर में लगाया, नवंबर में लगाया, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। डेटर ने कोई अमाउंट भी नहीं बताया कि इसको सिर्फ इसी के अगेंस्ट में लगाना, और समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे करना, और जो क्रेडिटर है वो भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी जो पहले आया पहले पाएगा, यानी पहले क्या है, अगस्त वाला डेट आया था तो अगस्त वाला सेट ऑफ होगा। वेदर they are or not barred by the law in force for the time being as of the limitation of suit. If the debts are equal standing, the payment shall be applied to discharge of each proportionately. अब क्या बोल रहा है, अगर डेट भी क्या है, इक्वल है, जैसे अगस्त में भी अपन ने 10,000 लिया, सितंबर में भी 10,000 लिया, नवंबर में भी 10,000 लिया, और इसने पेमेंट की है, इसने पेमेंट की है, मान लो 6,000 रुपए की इसने पेमेंट की है। अब क्या होगा, किसको कैसे डिस्चार्ज करें, तो भैया इक्वल प्रोपोर्शनेट पे सबको डिस्चार्ज कर दो, यानी 2,000 क्या है, सबसे माइनस कर दो, और अब सबका डेट कितना बचेगा, 8,000 सबका अब डेट बच जाएगा। सेक्शन नंबर 61, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, ना भैया क्रेडिटर कुछ बता पा रहा है, ना डेटर कुछ बता पा रहा है कि हमको क्या करना है, कहां से कैसे सेट ऑफ करना है। तो बोल रहा है भैया ऑर्डर ऑफ टाइम पे कर दो, जो पहले आया उसको पहले दे दो। अगर एक ही दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, हम बता नहीं पा रहे कि कौन सा क्या है, ऑर्डर हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली हम उसको क्या कर देंगे, सभी को डिस्चार्ज कर देंगे। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। तो विद दिस आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, फटाफट से कमेंट कर देना। इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। टारगेट रखते हैं हम 35 लाइक्स का, तो जैसे ही 35 लाइक्स हो जाएंगे इस वीडियो पे, फटाफट से आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखने को मिल जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।